Good morning, students. Today we will discuss about the history of class 10, lesson 3rd, nationalism in India. Or topic number 3.3, the limits of the civil disobedience. And this is the seventh video on this lesson. ये लेसन का सेवेंथ वीडियो है। इससे पहले मैं 6 वीडियो और कर चुका हूँ। आप उसको देख लेंगे यूट्यूब के माध्यम से, विद्यालय ऐप से। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस। ओके, कि जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है पूरे कंट्री में चलाया गया, आखिर उसकी क्या लिमिटेशन रही। अभी आपने देखा कि अलग अलग ग्रुप्स के लोग अलग अलग रूप से उसको पार्टिसिपेट किया था, और सबकी पार्टिसिपेशन की जो कैटेगरी थी या फिर जो मतलब स्टाइल था या आइडिया था, वो सब डिफरेंट थे। चाहे वो बड़े पेजेंट हो या फिर बिग रिच पेजेंट हो, या फिर पुअर पेजेंट्री हो, या बिग मर्चेंट हो, या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट हो, या फिर वर्कर ग्रुप्स हैं, या फिर हिंदू मुस्लिम्स जो हैं, सबकी अलग अलग मतलब विचार थी, आइडिया थी। या फिर वोमेंस भी बहुत पार्टिसिपेट की, बट वोमेंस के बारे में बहुत सारे मतलब रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आती है उनकी जो है मतलब पार्टिसिपेशन। बट हम देखेंगे आखिर ये नॉन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, ये मतलब इसकी लिमिटेशन क्या है, इसकी सीमा क्या थी, क्यों ये फ्लॉप कर गया। चलते हैं, बात करते हैं आगे। हम देखते हैं पेज नंबर 67। नॉट ऑल सोशल ग्रुप वेयर मूव्ड बाय द अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट ऑफ स्वराज। यानी कि अभी तक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लंच होने के बाद तक जो है बहुत सारे ऐसे सोशल ग्रुप था जो कि स्वराज की मीनिंग से अपरिचित था, स्वराज की मीनिंग को कंप्लीट नहीं जान पाता था, तो वो मतलब मूव नहीं हुए। वन सच, उसी ग्रुप में से एक ग्रुप है वाज द नेशंस अनटचेबल्स who formed around the 1930 and began to call themselves दलित और oppressed। यानी कि उसी प्रकार के ग्रुप था अनटचेबल, जिसको अछूत जाति कहते हैं हिंदी में, जो अभी तक भी मतलब उस समय तक 1931 या 30 तक जो है अपने आप को इस मूवमेंट से अलग रखा। उसकी रीजन क्या है हम आगे पढ़ेंगे, जिसको बाद में दलित कहा गया या अनटचेबल कहा गया, उसको बाद में दलित या फिर ऑप्रेस्ड कहा गया। ओके, फॉर लॉन्ग द कांग्रेस, और कांग्रेस भी खुद इनसे मिलने से या फिर इनको पार्टिसिपेशन में ऐड करने से अपने आप को इग्नोर करती रही। क्यों? फॉर द फियर ऑफ ऑफेंडिंग द सामंतीज। जो सनातनी लोग थे या जो हायर कास्ट के जो हिंदू थे हमारे कंट्री के, उनसे डर था कांग्रेस को कि अगर हम दलित को मिलाते हैं तो हमारे जो फॉरवर्ड ब्लॉक के लोग हैं, जो हिंदू कास्ट के लोग हैं, खासकर हाई क्लास के लोग, वे मूवमेंट से नाराज ना हो जाएं, वो कांग्रेस से अपना पता गोल साफ न कर ले। इसलिए कांग्रेस भी काफ़ी देर तक डरती रही इन दलितों को आपस में मिलाने के लिए। बट महात्मा गांधी डिक्लेयर दैट, लेकिन महात्मा गांधी ये क्लियर कर दिया था कि स्वराज वुड नॉट कम, स्वराज तब तक नहीं आएगा, स्वराज मतलब 100 ईयर्स के बाद भी नहीं आएगा, इफ अनटचेबिलिटी वाज नॉट एलिमिनेटेड। यानी कि महात्मा गांधी ने स्पष्ट किया था कि अगर आपको स्वराज लाना है तो जो देश में छुआछूत की जो भेदभाव है, अनटचेबिलिटी जैसी कुप्रथा हमारे कंट्री में है, जब तक इसको समाप्त नहीं की जाएगी तब तक हमारे कंट्री में स्वराज जो है नहीं आएगा। ठीक है, ही कॉल द अनटचेबल्स, यानी कि महात्मा गांधी जो है अनटचेबल्स को हरिजन कहा था। क्या कहा था? हरिजन। हरि मीन्स भगवान, गॉड, और जन मीन्स पुत्र या बेटा या फिर लोग। यानी कि महात्मा गांधी ने इन अनटचेबल को हरिजन कहा था, यानी कि भगवान के लड़के या भगवान के संतान के रूप में उसको प्रोनाउंसिएशन किए थे। ऑर्गेनाइज सत्याग्रह टू सिक्योर देम एंट्री इनटू टेम्पल्स, और उन्होंने महात्मा गांधी ने सत्याग्रह में इसलिए शामिल किया था, ये लोग इसलिए शामिल हुए थे कि हमें मंदिरों में एंट्री करने की अनुमति मिल जाएगी। क्योंकि आज यू नो दैट इन द बिफोर द प्रीवियस क्लासेस, यानी कि क्लास 8, 9, 7 में पढ़े थे आप लोग कि हमारे कंट्री में अनटचेबिलिटी इस ढंग से बढ़ी थी कि अनटचेबल जो लोग थे, यानी कि जो दलित लोग थे, उन्हें बहुत सारे सेक्रेट प्लेस पर, यानी कि धार्मिक प्लेसों पर जाना अलाउ नहीं था, या उन्हें पब्लिक किसी भी प्लेस पर, चाहे वे पब्लिक वेल हो गया, टैंक हो गया, रोड हो गया, स्कूल हो गया, पार्क हो गया, या ऐसे बहुत सारे एरिया था जहाँ पर उन्हें जाना अलाउ नहीं था। लेकिन सत्याग्रह मूवमेंट महात्मा गांधी ने चलाया तो उनको लगा कि अब हमें इन सभी प्लेसों पर जाने को अलाउ हो जाएगा, ऐसा उन्होंने गेस किया था, ऐसा उन्होंने अनुमान लगाया था। ऑर्गेनाइज सत्याग्रह टू सिक्योर देम
entry into temples and access to public wells, मतलब जाने में कुआं के पास या वहाँ पे वाटर लेने में, टैंक, रोड एंड स्कूल्स। ही हिमसेल्फ क्लीन्ड टॉयलेट्स टू डिग्निटी द वर्क ऑफ द भंगी, यानी कि स्वीपर। और महात्मा गांधी खुद टॉयलेट को साफ करना स्टार्ट किया था लोगों का, ताकि लोगों के मन में, या जो दलित लोग हैं इनके मन में ये भावना जगे कि हम कोई, मतलब उनकी डिग्निटी जो है, उसके आत्मसम्मान को बढ़ावा देने के लिए। एंड परसुडेड अपर कास्ट टू चेंज देयर हार्ट एंड गिव अप द सीन ऑफ अनटचेबिलिटी। और अपर कास्ट के लोगों को भी समझाने का प्रयास किया था कि अपने हृदय को, अपने आत्मा को, अपने विचार को चेंज करो, और जो अनटचेबिलिटी जैसी कुप्रथा हमारे कंट्री में है उसकी आप उसको छोड़ दो। महात्मा गांधी ने बहुत सारा प्रयास किया था अनटचेबिलिटी को मिटाने के लिए और अपर कास्ट की सोच को चेंज करने के लिए। बट मेनी दलित लीडर्स वेयर कीन ऑन द डिफरेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स ऑफ द कम्युनिटी। लेकिन ऐसे बहुत सारे दलित नेता भी थे जो अपनी समस्याओं को अपने ढंग से अलग या अपने ढंग से उसको मतलब सोल्यूशन करने का प्लान बना रखा था। डिमांडिंग द रिजर्व, क्या प्लान थी? तो दे बिगेन ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्फ, वो अपने आप को, यानी कि दलित वर्ग के लोग अपने आप को ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट कर दिए थे, यानी कि एक ग्रुप करना स्टार्ट कर दिए थे। डिमांडिंग रिजर्व सीट इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, और अच्छे अच्छे कॉलेजों में, अच्छे अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में सीट को रिजर्व करने की भी डिमांड रख रही थी लोग। एंड सेपरेट इलेक्टोरेट, और अलग से विधानसभा या लोकसभा के चुनाव के लिए वो सीट को रिजर्व करने की भी डिमांड रख रहे थे। चूज द दलित मेंबर्स फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल, और यहाँ तक कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी दलित मेंबर को चुनने की भी डिमांड जो है रख रहे थे। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, और उन्होंने राजनीतिक ढंग से अपने आप को मजबूत करने की जो है उनकी विचार चल रही थी। दे बिलीव दैट, वो विश्वास करते थे, वुड रिसॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ देयर सोशल डिसेबिलिटीज, और वो अपनी समस्याओं से, अपनी प्रॉब्लम से वो रिसॉल्व होने के लिए, यानी कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो प्रयास करते रहे थे। दलित पार्टिसिपेशन इन सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट वाज देयर फॉर लिमिटेड, फिर भी कुछ ऐसे दलित वर्ग थे जो इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट हुए थे, ठीक है। देयर फॉर लिमिटेड पार्टिकुलरली इन द महाराष्ट्र एंड नागपुर रीजन्स वेयर देयर ऑर्गेनाइजेशन वाज क्विट स्ट्रॉन्ग, और यहाँ तक कि नागपुर और महाराष्ट्र के कुछ ऐसे दलित वर्ग थे जो मूवमेंट में पार्टिसिपेट किए थे और अपना जो है मतलब महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन चलते हैं आगे, देखते हैं इनके मसीहा कौन है दलितों का। बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, हु ऑर्गेनाइज द दलित्स। आता है एक क्वेश्चन आता है कि हु ऑर्गेनाइज द दलित्स या हु ऑर्गेनाइज द रिप्रेस्ड, तो मिस्टर या बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इनको ऑर्गेनाइज किया था, यानी कि इकट्ठित किया था। इनको डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, यानी कि इनको मिलाया था डिप्रेस क्लास एसोसिएशन, एक तरह की समिति का गठन किया था 1930 में। आता है कि हु ऑर्गेनाइज द डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन एंड वेन, तो आप लिखेंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ना इन 1930, 1930 में। ओके बेटा, आप लोगों को समझ आ रहा है ना? यस सर। यस सर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित वर्गों को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक संस्था बनाई थी, इसका नाम था डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, जो कि 1930 में क्लैश्ड विद महात्मा गांधी, और इसीलिए महात्मा गांधी से इनका अनबन चल रहा था, मतलब बात नहीं बन रही थी कई बारों में। एट द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी भी गए थे, आपको याद होगा, लेकिन वो मतलब उसमें पार्टिसिपेट नहीं हो पाए। बट ये जो मतलब इनकी डिमांड जो थी दलित वर्गों की, वो डिमांड रखे थे क्या? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बाय डिमांडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर दलित। उन्होंने डिमांड रखी थी भीमराव अम्बेडकर ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से कि हमारे लिए, हम डिप्रेस्ड हैं, हम दलित हैं, हम अछूत हैं, हमारे लिए एक अलग से इलेक्टोरेट की व्यवस्था की जाए, हमारी मांग मतलब ऐसी है। व्हेन द ब्रिटिश गवर्नमेंट कंसल्टेड अम्बेडकर डिमांड, जब महात्मा गांधी, जब ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अम्बेडकर की डिमांड को मान ली, भाई चलिए आपके लिए हम अलग से इलेक्टोरेट की फैसिलिटी का मतलब प्रोवाइड कराते हैं, तब महात्मा गांधी बिगेन फास्ट ऑन टू डेथ, यानी कि महात्मा गांधी क्या किए?
एक तरह से भूख हड़ताल पर बैठ गए। देखिए मैं बताता हूँ कि महात्मा गांधी जब भी देखे नेशन के प्रति कोई अगर डिफिकल्ट होता है या कोई नहीं मानता उनकी बातों को, तो ये हमेशा भूख हड़ताल पर बैठना इनकी एक मतलब वो हैबिट हो चुकी थी। ठीक है, तो ये भूख हड़ताल पर जैसे कि भाई अम्बेडकर की या फिर दलितों की बात जो है ये मान गए, अम्बेडकर की बात जो है मान गए ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो देखिए महात्मा गांधी ने महसूस किया कि अगर इनके लिए अलग से व्यवस्था कर दी गई ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इलेक्टोरेट्स की, तो हमारे कंट्री को बहुत समय लग जाएंगे स्वराज होने में या फिर आज़ाद होने में। तो महात्मा गांधी क्या किए, भूख हड़ताल पर बैठ गए और ही बिलीव दैट, वो विश्वास करते थे महात्मा गांधी, दैट सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर दलित वुड स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ देयर इंटीग्रेशन इन सोसाइटी। यानी कि मानते कि अगर इनके लिए अलग से व्यवस्था कर दी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, तो हमारे कंट्री को इकट्ठा करने में, ये सभी समाज को एक साथ यूनाइट करने में काफ़ी समय लग जाएगा और जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, धीमा पड़ जाएगा। लेकिन अंबेडकर अल्टीमेटली एक्सेप्टेड गांधी जी पोजिशंस, यानी कि लास्ट में अंबेडकर जी ने गांधी जी की बातों को माना और एंड द रिजल्ट वाज द पूना पैक्ट ऑफ सितंबर 1932। और महात्मा गांधी की बातों को मान करके समझौता हुआ महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में, जिसको बोलते हैं पूना पैक्ट। तो व्हेन वाज पूना पैक्ट हेल्ड, तो पूना पैक्ट वाज हेल्ड इन सितंबर 1932, याद रखना। और पूना पैक्ट में क्या हुआ था, व्हाट डू नो अबाउट पूना पैक्ट एंड व्हेन इट वाज हेल्ड बाय हुम एंड होम, यानी कि पूना पैक्ट से आप क्या समझते हैं, ये कब हुआ था और किसके किसके बीच में हुआ था। तो पूना पैक्ट वाज हेल्ड इन सितंबर 1932 एंड पैक्ट वाज पैक्ट बिटवीन महात्मा गांधी एंड बी आर अम्बेडकर। एंड व्हाट इज द मेन थीम ऑफ दिस पैक्ट, तो इट गिव द डिप्रेस्ड क्लास लेटर to be known as the scheduled class reserved seat in the provincial and central legislative council। यानी कि महात्मा गांधी, ये अम्बेडकर की डिमांड थी कि हमारा इलेक्टोरेट अलग हो, लेकिन इस पैक्ट में लिखा गया कि हमारा जब भी ये कंट्री जो है इंडिपेंडेंस होगा, तब आपके लिए हम लोग अलग रिजर्वेशन सीट की व्यवस्था करेंगे, चाहे वो सेंट्रल इलेक्शंस हो या फिर आपका प्रोविंशियल या राज्य विधानसभा का चुनाव हो या फिर केंद्र सभा का, मतलब ये आपका क्या बोलते हैं उसको, एमपी या एमएलए का जो भी होगा, तो आपको रिजर्व सीट की फैसिलिटी दी जाएगी। ये पूना पैक्ट में जब लिखा गया था, रिजर्व सीट फॉर प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, बट दे वेयर टू बी वोटेड इन जनरल इलेक्टोरेट। लेकिन ये माना गया कि आपको अलग से सीट रिजर्व की जाएगी विधानसभा में या फिर राज्यसभा में भी, ठीक है। लेकिन आपकी जो चुनाव होगी वो क्या होगी, जनरल की तरफ होगी। आपको कोई इसमें मतलब जो है इस तरह की बातें रिजर्व नहीं की जाएंगी, आपके लिए सीट रिजर्व रहेंगी, आपके लिए जो है इलेक्टोरल रिजर्व नहीं होंगी। द दलित मूवमेंट हाउ एवर कंटिन्यू टू बी अप्रीहेंसिव ऑफ द कांग्रेस लीड नेशनल मूवमेंट। जबकि जो मूवमेंट है दलितों की, ये लगातार चलती रही, ठीक है, नेशनल मूवमेंट के रूप में। आगे थे सम ऑफ द मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया वेयर आल्सो लक वार्म टू देयर रिस्पॉन्स ऑफ द सिविल डिसमेंटमेंट मूवमेंट। यानी कि मुस्लिम भी जो है सिविल डिसमेंट, हम बात करते हैं, देखिए अभी तक हमने बात किया ऑप्रेस्ड क्लास की, अनटचेबिलिटी की, अब हम बात करते हैं एक कम्युनल की, जो रेसिकल थे, मतलब अकॉर्डिंग टू रिलीजन वो डिफरेंट थे। यानी कि हिंदू एंड मुस्लिम की बात करूंगा कि हिंदू मुस्लिम जो है किस तरह से इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किए थे, सिविल डिसमेंटमेंट मूवमेंट में उनकी क्या आइडिया थी। देखते हैं किसमें जो आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ नॉन कोऑपरेशन खलीफा मूवमेंट, जब नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत मूवमेंट जो है वो समाप्त हो चुका था, बंद हो चुका था, और लार्ज सेक्शन ऑफ मुस्लिम फेल्ट एलिनेट फ्रॉम द कांग्रेस। यानी जब महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया, तो बहुत सारे मुस्लिम समुदाय के लोग महसूस किए कि अब हमें जो है इस कांग्रेस से अलग होना चाहिए, या अपने आप को अलग फील करना स्टार्ट कर दिए थे। फ्रॉम द मिड 1920, यानी कि 1925-30 के 20 के आसपास, तब कांग्रेस केम टू मूव विजुअली एसोसिएटेड विद द ओपनली हिंदू रिलीजियस नेशनलिस्ट ग्रुप्स लाइक हिंदू सभा। यानी जो कांग्रेस के जो बिग जो मतलब अच्छे अच्छे जो लीडर्स थे, वो धीरे धीरे अपने मुख को मतलब एक धार्मिक जो हिंदू धर्म का था उसके तरफ में मोड़ना स्टार्ट किया था। इसके बाद जिसको कहा गया था हिंदू महासभा। जैसे जैसे कांग्रेस के लोग हिंदू महासभा की तरफ क्लोज होते गए, वैसे वैसे जो हिंदू और मुस्लिम के नेताओं के बीच जो संबंध था वो मतलब बिगड़ते चला गया, उनकी गैपिंग जो है बढ़ते चली गई। एज अ रिलेशंस बिटवीन द हिंदू एंड मुस्लिम्स वास्ट, ईच कमिटी ऑर्गेनाइज रिलीजियस प्रोसेसन विद द मिलिटेंट फेवर
हाँ लिसन। तो वेन मुस्लिम मतलब जैसे जैसे जो कांग्रेस लीडर थे, वो जैसे जैसे हिंदू महासभा के नज़दीक चले गए, वैसे से जो मुस्लिम और हिंदुओं के बीच की जो गैपिंग थी वो चेंज बढ़ती गई। ईच कमिटी ऑर्गेनाइज रिलीजियस प्रोसेशन, और सभी जो अलग अलग जो धार्मिक धार्मिक जो है संस्थाओं में पार्टिसिपेट होते गए, विद द मेटेंट फॉरएवर प्रोवोकिंग एंड हिंदू एंड मुस्लिम कम्युनल क्लासेस। और धीरे धीरे हिंदू मुस्लिम के बीच संबंध जो है बिगड़ते चले गए, और कई कई जगहों पे एंड राइट्स इन वेरियस प्लेसेस सिटीज, और अलग अलग शहरों में के दंगा भी होना स्टार्ट हो गया धर्म के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर। एवरी राइट डिपेंडेड द डिस्टेंस बिटवीन द टू कम्युनिटी। और धीरे धीरे जहाँ जहाँ दंगे होते गए, जहाँ जहाँ जो है राइट होते गए, वहाँ इन दोनों धर्मों के बीच में लोगों में गैपिंग जो ज़्यादा बढ़ती गई। द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग मेड इफोर्ट्स टू रीनिगोशिएट द एन अलायंस। बट आप समझ रहे ना, जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो निगोशिएट किए कि अगर इस तरह से हमें अपने कम्युनिटी के बीच में कंट्रोल नहीं करेंगे, हम लोग अगर आपस में लड़ते रहेंगे, तो हमारे कंट्री में फिर से क्या होगा, मतलब जो प्रोसेस है स्वतंत्र की, वो स्लो पड़ जाएगी। एंड फिर से उन्होंने रीनिगोशिएट किए, वार्तालाप किए आपस में, और फिर से एक तरह से गठबंधन किए, यानी कि मतलब मिलने का प्रयास किए। एंड इन 1927 it appeared as such unity of the could be fought. The important differences were over the questions of representation in the future assemblies that were the elected। ये लेकर के हुई कि भाई कभी भी अगर हमारे कंट्री में इलेक्शंस होता है, हमारी कंट्री जब आज़ाद होती है, तो किस तरह से हमें रिप्रेजेंट किया गया था, हमारा हिस्सा उसमें क्या होगा, ये हिंदू मुस्लिम के बीच में समझौता हुआ, और फिर से वो लोग एक हुए। तो मोहम्मद अली जिना, वन ऑफ द लीडर ऑफ मुस्लिम लीग, और मोहम्मद अली जिना पता है ना कि मुस्लिम लीग का, यानी कि मोहम्मद अली जिना और शौकत अली दो लोग थे, इंपॉर्टेंट लीडर थे मुस्लिम लीग के। उसमें से जो मोहम्मद अली जिना थे, वाई द विलिंग टू गिव अप द डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स। जो मोहम्मद अली जिना थे, उन्होंने जो अलग इलेक्टोरेट्स की जो डिमांड थी, उसको उन्होंने छोड़ दिया, भूल गया। लेकिन इफ मुस्लिम वाज एयरशूड रिजर्व सीट इन द सेंट्रल असेंबली एंड रिप्रेजेंटेशन इन द प्रोपर्शन ऑफ द पॉपुलेशन इन द मुस्लिम डोमिनेंट प्रोविंसी बंगाल एंड पंजाब। देखिए यहाँ बात समझने वाली बात है। जिस तरह से भीमराव अंबेडकर के लिए कांग्रेस ने या महात्मा गांधी ने इलेक्टोरेट सीट के रिजर्व की बात कर दी और उसको आपस में मिला लिया, उसी प्रकार हिंदू मुस्लिम में भी अलग अलग सीटों को लेकर के ये मतभेद होना शुरू हो गया कि हम जब भी कभी इंडिपेंडेंट होंगे तो हमारे कितना रिप्रेजेंटेटिव होगा। ये अली जिना कहे कि अगर हम तभी मानेंगे अपने कंट्री को अलग करने से, जब हमें कोई भी, चाहे वो सेंट्रल असेंबली हो या फिर अलग जो रिजर्वेशन सीट हो, वो हमको मिलेगा अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन। जितनी हमारी ज़्यादा संख्या होगी उतना अधिक हमें सीट रिजर्व चाहिए। अगर ये बात को मानना है तो हम लोग एक रहेंगे, अदरवाइज क्या करेंगे, हमारी कंट्री अलग होगी। देखिए जब इंडिया में लगा कि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत कम ही दिन तक रहेंगे और चले जाएंगे, तो ये लोग आपस में ही लड़ना स्टार्ट कर दिए कि हमें ये चाहिए, हम ये चाहिए। जो ये बैकवर्ड क्लास के लोग थे, ये अपने आप को खालिस्तान, पाकिस्तान, चमरिस्तान मांगना स्टार्ट कर, जैसे पाकिस्तान बंटवारा हो गया धर्म के नाम पर, उसी प्रकार खालिस्तान जो कि अब मैसूर, जो ये आपको हैदराबाद सिकंदराबाद के जो निज़ाम थे, वो लोग अपने को अलग स्टेट मानना, मतलब मांगने की डिमांड कर रहे थे। जो ये महाराष्ट्र वगैरह का जो पार्ट्स है जहाँ पर महार वगैरह बैकवर्ड क्लास की थी, वहाँ की डिमांड करते कि हमारा एक अलग चमरिस्तान होगा, जैसे बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान के रूप में अलग हो गया। उससे अलग अलग जो एरिया था, जो प्रिंसियल स्टेट थे, वे अपने आप को अलग अलग सेपरेट होने का डिमांड जो है रखना स्टार्ट कर दिए कि जब हम लोग आज़ाद होंगे तो हमारी सबकी अलग अलग अपना अपना राज्य होगा, अपना अपना कंट्री होगा। लेकिन आप लोग पढ़ेंगे इनके बारे में, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि सबसे क्या है, टालेस्ट स्टैचू, इन्हें कहा कहता है स्टैचू ऑफ यूनिटी कहा था ना। क्यों, आखिर इन्होंने ही अलग अलग प्रिंसली स्टेट को आपस में मिलाने का बहुत बड़ा प्रयास किया था। यानी कि सभी डिमांड करे थे कि हमें अपना अलग कंट्री होना चाहिए, हम अलग राज्य बनाएंगे, हम अलग, मेरा देश रहेगा। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पूरे कंट्री को यूनाइट करने का, पूरे कंट्री को एक साथ लाने का बहुत बड़ा इनका इम्पोर्टेंस रहता है। इसीलिए कहा था इनको स्टैचू ऑफ यूनिटी, यानी कि एकता की मूर्त। ठीक है।
तो इस तरह से उनकी डिमांड को पूरा किया गया। निगोशिएशन ओवर द क्वेश्चंस ऑफ रिप्रेजेंटेशन continued, but all hope of resolving the issue at the all parties conference in 1928। उसी प्रकार सभी पार्टियों को मिला करके एक मीटिंग ली गई थी, एक कॉन्फ्रेंस हुआ था 1928 में, जिसमें डिसअपियर्ड वेन एमआर यानी कि एमआर जयंकर जो थे वो हिंदू महासभा के एक मतलब बहुत बड़े नेता थे, उसको अपोज किया था। अपोज एंड फोर्स्ड कॉम्प्रोमाइज, यानी कि इस कॉम्प्रोमाइज से बहुत उन्होंने अपोज किया था कि ऐसा कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। तो व्हेन द सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट स्टार्टेड देयर वाज दस द एटमॉस्फेयर ऑफ सस्पिशन एंड डिस्ट्रप्ट बिटवीन द कमिटीज, यानी कि जब सिविल डिसोबीडिएंट महात्मा गांधी द्वारा स्टार्ट किया गया था तो अलग अलग सोशल कमिटीज में, सोशल ग्रुप में बहुत सारे सस्पिशन थे कि क्या पता हम इस मोमेंट में पार्टिसिपेट होंगे तो हमारी बात को सरकार मानेगी या नहीं मानेगी, कांग्रेस हमारी बात को, हमारी डिमांड को पूरा करेगी कि नहीं करेगी। ऐसी बहुत सारे सस्पिशन के बीच में ये जो मोमेंट चल रहा था, alienated from the Congress, large section of Muslim could not be respond to call for the united struggle। और इतना होने के बाद भी जब कांग्रेस ने या फिर जो इस मोमेंट के लिए सबको रिकॉल किया गया, सबको बुलावा दिया गया था कि भाई शामिल होइए, आप पार्टिसिपेट होइए, तो बहुत सारे मुस्लिम के जो मतलब लीडर थे इसमें पार्टिसिपेट नहीं हुए थे, यानी कोई रिस्पॉन्स उन्होंने नहीं दिया था। मुस्लिम लीडर्स एंड द इंटेलेक्चुअल repressed their concern about the status of Muslim as a minority within India, यानी कि वो लोग को डर था कि अगर हमारा कंट्री जो है इंडिपेंडेंट हो जाता है तो हमें कंट्री में माइनॉरिटी की तरह, यानी कि हमारी कोई वैल्यू नहीं होगी, हमको माइनॉरिटी की तरह, अल्पसंख्यक की तरह यहाँ ट्रीट किया जाएगा, इसलिए हम लोग उसमें पार्टिसिपेट नहीं होंगे, हमारा एक अलग ही कंट्री रहेगा। दे फेयर दैट, उन लोगों को डर था, द कल्चर एंड आइडेंटिटी of the minorities would be submerged under the dominance of the हिंदू मेजोरिटी। डर था कि कहीं हिंदू समाज जो है, हिंदू जो मेजोरिटी है, हमें डर के बल पे हमें दबाव बना करके हमें हिंदू न बनाया जाए, या फिर हमें हिंदू में चेंज होने में दबाव न बनाया जाएगा, या फिर हम हिंदू राज्य में रहेंगे तो हमारी वैल्यू वहाँ पर कुछ नहीं होगी। इस प्रकार की डर जो है बरकरार अलग अलग कम्युनिटियों में बना रहा था। तो ये उसकी लिमिटेशन थी सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट की। लोगों को इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट होने में सबको डर था कि कहीं हमारी बात या हमारी जो कमिटी है या फिर जो हमारी रिलीजन्स है उसके लिए हमें कहीं डिप्रेस न किया जाए, हमें कहीं प्रेशर न की जाए। इसलिए इस मूवमेंट में सब लोग पार्टिसिपेट हुए, बट आधे अधूरे पार्टिसिपेट हुए, और सबके मन में कुछ न कुछ क्या था, फियर चल रहा था। तो ये उसके लिमिटेशंस हैं अलग अलग। इसे मेनली आपको पूना पैक्ट याद रखना है इस पॉइंट से कि पूना पैक्ट कब हुआ था, क्या हुआ था, और उसमें मेन बातें क्या थी। तो पूना पैक्ट सितंबर 1932 में हुआ था, 30 में ना, कब हुआ था, 32 में हुआ, ठीक है। तो इसे महात्मा गांधी और ये अम्बेडकर के बीच में हुआ था। इसमें क्लियर बातें थी क्या कि अप्रेस्ड क्लास के लिए, यानी कि दलित के लिए अलग से रिजर्व सीट की जाएगी इलेक्शन में, चाहे वो आपका काउंसिल इलेक्शंस हो या फिर सेंट्रल इलेक्शंस हो। ओके, एक क्वेश्चन है, जीना वाज एन इंडियन पॉलिटिशियन हु सक्सेसफुली कैंपेन्ड फॉर एन इंडिपेंडेंट पाकिस्तान एंड बिकम इट्स फर्स्ट लीडर। ओके बेटा, गुड, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक था।